A saddle point is a point on the surface of the graph of the graph of a function where the slope whose the slope यानी कि derivatives in orthogonal direction are all zeros all zero। देखो इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, यानी कि whose the slope यानी कि डेरिवेटिव इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन ऑल आर जीरो। इसका मतलब डबल जो डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल z, ये सारे जीरो होने चाहिए। ये जीरो होने का मतलब है वो क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, उसका बोला इसने, ठीक है। और ये बात होगी कि वो स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, प्लस वो क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम में से कोई सा भी नहीं होना चाहिए। बट विच इज नॉट ए लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ फंक्शन, यानी कि वह क्रिटिकल पॉइंट जो उसका एक्सट्रीमम नहीं है वो क्या कहलाता है, सैडल पॉइंट कहलाता है। उसको ऐसे हम लैंग्वेज में लिखते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम देख भी सकते हैं, जैसे f ऑफ एक्स वाई, एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जीरो जीरो जो फंक्शन जीरो जीरो जो पॉइंट है वो इसका सॉरी माइनस लो, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। तो जीरो जीरो जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि इसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव है जीरो जीरो पे वो जीरो हो रहे हैं, बट जीरो जीरो इसका एक्सट्रीमम नहीं है, यानी कि ना तो मैक्सिमम है ना ही इनफिमम है। ओके, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, सैडल पॉइंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अभी हमने जो कंडीशंस होती है टू वेरिएबल फंक्शन के लिए और एन वेरिएबल फंक्शन के लिए, सैडल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाए या फिर कैसे चेक किया जाए कि यह पॉइंट यानी कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट सैडल पॉइंट है। ओके, तो उसके लिए कंडीशंस चेक करते हैं या फिर कंडीशन मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टू वेरिएबल फंक्शंस, how to check a critical point is saddle or not, ठीक है, how to check a critical point is saddle or not, saddle point or not, ठीक है। ये चेक करना है कि वो पॉइंट है, सैडल पॉइंट है या नहीं, तो उसके लिए पहले सबसे पहले मैं लेता हूँ टू वेरिएबल फंक्शन, यानी कि f इज r टू r, ए फंक्शन है। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन हम कंस्ट्रेंट करेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं एच एफ, हाउसियन बोलते हैं इसको, एच एफ पी जहां पे कोई एक क्रिटिकल पॉइंट उठा लिया, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे एफ एक्स एक्स एट पॉइंट पी, एफ एक्स वाई एट पॉइंट पी, एफ वाई एक्स एट पॉइंट पी, एफ वाई वाई एट पॉइंट पी, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं इसके जो पॉइंट P जो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, P इज ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, कहाँ पे, एट पॉइंट P पे, तब ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ओके, तो ये जो एच एफ मैंने मैट्रिक्स बनाई है, अगर इसका मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ जिसको हम
df से डिनोट कर दिया, क्या लिया मैंने, f ऑफ एक्स एक्स f ऑफ वाई वाई माइनस f स्क्वायर एक्स वाई, या फिर एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, यदि ये हमने देखा भी होगा या आपने भी ये चीजें देखी होगी, ठीक है, पहले पढ़ी भी होगी। तो पहली कंडीशन होती है इफ df किसी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट p के लिए यदि 0 आ रहा है, और दूसरा इफ df किसी पॉइंट p के लिए 0 आ रहा है, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। तो हम एफ एक्स एक्स चेक करते हैं एट पॉइंट p पे, यदि ये ग्रेटर देन 0 है तब तो p हो गया मिनिमम, देन p इज ए मिनिमम। ठीक है, और यदि एफ एक्स एक्स एट पॉइंट p पे लेस देन आ गया, तब हम बोलते हैं देन p इज ए मैक्सिमम। अब तीसरी बात आती है, यदि ये जीरो सॉरी लेस देन 0 जाए, थर्ड कंडीशन क्या होती है, इफ df p ही 0 जाए, तब हम बोलते हैं हमारा p जो है वो सैडल पॉइंट, देन p इज ए सैडल पॉइंट। तो यदि आपको कोई टू वेरिएबल का फंक्शन दे दिया जाए और आप उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, यानी कि f का x के रिस्पेक्ट में 0 डेरिवेटिव करके 0 रख दो और f का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके 0 रख दो, तो यहाँ से जो पॉइंट्स निकलेंगे उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, और किसी पॉइंट पे किसी क्रिटिकल पॉइंट पे हम ये चेक करेंगे df निकालेंगे। ठीक है, यदि ये df किसी पॉइंट के लिए किसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम तुरंत बोल देंगे कि जो हमारा P है वो क्या है, सैडल पॉइंट है। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई। और इसमें फोर्थ कंडीशन भी लिख सकते हो, यदि ये 0 आ जाए, किसी P के लिए DF 0 आ जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना मैक्सिमम ना मिनिमम ना सैडल पॉइंट, एवरीथिंग कुछ भी नहीं कह सकते उस पॉइंट के बारे में। ठीक है, इफ DFP इज इक्वल टू 0, सर ये कंडीशन एक बार फिर बताओ, जोर से बोलना थोड़ा। ये कंडीशन एक बार फिर से बताओ। ओके, बताता हूँ। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको डबल डेरिवेटिव्स जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो निकालने, यानी कि कोई फंक्शन है उसका 2 बार डेरिवेटिव, यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, और x और y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। x और पहले y के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिया, या पहले x के रिस्पेक्ट में कर दिया फिर y के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो इसका आप डिटर्मिनेंट लोगे, सॉरी डिटर्मिनेंट लोगे, df से डिनोट करोगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इनको इनको और इनको इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो यदि ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है किसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए, और प्लस उसका f का x के रिस्पेक्ट में जो 2 बार डेरिवेटिव है वो उसी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है, तब तो हम बोलते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मिनिमम है। दूसरी कंडीशन, यदि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है और दूसरी साथ में और उसका डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है, तब हम बोलते हैं हमारा पॉइंट P जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, और तीसरी कंडीशन आती है यदि डेरिवेटिव ही नेगेटिव आ जाए। यहाँ तो दोनों बार पॉजिटिव के लिए केस बन रहे थे, यदि जो डिटर्मिनेंट है वो ही नेगेटिव आ जाए, तब हम बोलते हैं हमारा पॉइंट जो है वो सैडल है ना। इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है ना ही मिनिमम वैल्यू रख रहा है, बट यह है क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आई ना बात समझ में? नेक्स्ट, हाँ सर। ओके, तो फिर एक ये वाली होती है कि यदि इसका जो डिटर्मिनेंट है किसी पॉइंट P पे 0 आ जाए, तब हम उस पॉइंट P के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, देन वी कैन नथिंग से अबाउट P। ठीक है, देन वी कैन नॉट सेइंग एनीथिंग से अबाउट। ठीक है, अबाउट P। ओके, तो ये 4 कंडीशंस हो चुकी हैं। ठीक है, इनके ऊपर आप एग्जांपल भी कर सकते हो, और यही वाला एग्जांपल कर सकते हो, कौन सा, ये वाला। आप इसके पास डेरिवेटिव निकालो, और जो मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला वो देखना देखना 0 0 पे वो नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, जो भी, मतलब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते शायद। ठीक है,
तो सैडल पॉइंट ही होगा वो। तो ग्राफ से देखे ना उसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई का, उससे देख सकते हैं कि वो मतलब सैडल पॉइंट होता है, उसके ऊपर ना मैक्सिमम मिलता है ना मिनिमम मिलता है। तो ये तो था 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए। अब बात आती है 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि अपने पास फंक्शन है वो n वेरिएबल का हो, तो उस केस में हम कैसे फाइंड करें कि हमारा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है या सॉरी सैडल पॉइंट है या नहीं है, उसके बारे में क्या मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए चेक करने का। ओके, तो नेक्स्ट कीजिए, यदि फंक्शन f इज Rn to R4 and P belong to Rn, कोई पॉइंट है P belong to Rn is a critical point। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, f के जो पार्शियल डेरिवेटिव है x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, xn के रिस्पेक्ट में, वो सभी के सभी पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट P पे वैनिश हो रहे हैं, जीरो आ रहा है, ठीक है, तब हम P को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो हमने एक फंक्शन ले लिया, एक क्रिटिकल पॉइंट P ले लिया, अब चेक करना है, कंडीशंस निकालनी है कि P के मैक्सिमम होने की, मिनिमम होने की और सैडल पॉइंट होने की कंडीशन निकालनी है अपने को। तो सबसे पहले आप ये HF बनाओगे, HF कंस्ट्रक्ट करोगे। तो HF को हम हाउसन हाउसन करके कुछ बोलते हैं, HEA ऐसी कुछ होता है स्पेलिंग, ठीक है। तो ये वाला देख भी सकते हैं, एक सेकेंड, स्पेलिंग क्या होती है, HF ये रहा HESSIN, ठीक है। तो HFP के लिए हम इसको एक मैट्रिक्स के रूप में कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी। कैसे, पहले सबसे पहले आप del 1 F, यानी कि इसका मतलब है F का पहले x1 और x1 के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव कीजिए, ओके, एट पॉइंट P पे। फिर है del 1 del 2 F एट पॉइंट P, यानी कि इसका मतलब है, ये सीधा लिख लो, del I del J, F का मतलब हो गया del स्क्वायर F अपॉन यहाँ पे जो भी है del xi, फिर यहाँ j है तो del xj, ध्यान रहेगा ना। ओके, तो ये पहली जो रो होगी उसके अंदर यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, आगे वाला चेंज होता रहेगा, del 1 del n f p। ओके, तो यानी कि इसका मतलब है f का पहले आप करोगे 1 के x1 के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा भी x1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या होगा, f का पहले x2 के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर आप करोगे x1 के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब है पहले f का आप xn के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे और फिर वैल्यू निकालोगे एट पॉइंट P पे। तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा del 2, अब यहाँ पे 2 चेंज रहेगा हर बार, ठीक है, del 1 FP, del 2 FP और del 2 del n FP, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में del n तक आ जाएगा, इसका n के रिस्पेक्ट में del 1 FP और ये del n FP। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको बोलते हैं हेसियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करते हैं। तो मैंने आपको पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट के बारे में बताया था ना, थोड़ा बहुत पहले कुछ लेक्चर बनाया था एक हमने, जिसके अंदर हमने इसकी बात की थी, याद है क्या। कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट कब होती है, इसका थोड़ा बहुत तो ध्यान है आपको, मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो इसकी कंडीशन चेक करते हैं, नहीं पता तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं कि कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो सबसे पहले यदि इफ एच एफ पी, यानी कि जो मैट्रिक्स बनी है ऐसे मैट्रिक्स, यदि ग्रेटर देन 0
ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव डेफिनेट है, यानी कि पॉजिटिव डेफिनेट डिफाइनाइट डिफाइनाइट। तब हम बोलते हैं f has local minimum, then f has a local minimum at p। समझ में आ गई ना बात? यदि जो मैट्रिक्स बनी है ये अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तब हमारा जो पॉइंट p है, जिस p के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स बनी है, वो पॉइंट p उसका लोकल मिनिमम कहलाता है। दूसरी कंडीशन, इफ HFP इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव डेफिनेट डिफाइनाइट डिफाइनाइट, तब हम बोलते हैं देन f एज लोकल मैक्सिमम एट p। ओके, दूसरी कंडीशन हो चुकी है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन की, थर्ड कंडीशन, इफ HFP is indefinite indefinite, then f has saddle point at p। समझ में आ गया क्या? तो ये हमने कुछ केसेस थे वो डिस्कस कर लिए, यानी कि आपको सर ये लोकल मिनिमम का अर्थ क्या होता है सर? देखो, लोकल मिनिमम का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कोई ग्राफ है वो ग्लोबल मतलब मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, और जैसे एक ग्राफ है, मैं आपको बताता हूँ R2 के अंदर सिंपली एक ग्राफ है। एक किसी लड़की ने कैमरा ऑन कर लिया अपना, कौन है? बंद कर लो। Vivo 1811 देखो, ये कोई ग्राफ है, ठीक, कोई भी फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। अब आप देखो जहां पे मतलब अगर स्पर्श यानी कि एक्स एक्स के साथ जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो अगर एक्स एक्स के समांतर है तो हम बोलते हैं कि वो क्या होगी, यहाँ पे इसका मैक्सिमम है और यहाँ पे इसका मिनिमम है, यहाँ पर भी इसका मैक्सिमम है, यहाँ पे इसका मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। ऐसा हम देख पा रहे हैं ना? तो देखो, ग्राफ के अंदर जो सबसे नीचा है, सबसे लोवेस्ट जो मिनिमम है, उसको हम ग्लोबल मिनिमम बोलते हैं, ठीक है? ग्लोबल मिनिमम ये वाला सबसे, और ये क्या कहलाएंगे फिर? ये मिनिमम तो है लेकिन ये कहलाएंगे लोकल मिनिमम, ठीक है? क्योंकि ग्लोबल एक ही हो सकता है, लोकल है वो कई सारे हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये पॉइंट भी मैक्सिमम के लिए काम कर रहा है, ये पॉइंट भी मैक्सिमम का है, और इससे ऊपर वाला ये भी क्या है? मैक्सिमम है। तो ये जो सबसे इससे बड़ा और कोई मैक्सिमम नहीं मिल रहा ना, तो ये कहलाएगा अपना ग्लोबल मैक्सिमम, ये कहलाएंगे लोकल मैक्सिमम। तो ये समझ में आएगा? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जैसे क्रिटिकल पॉइंट की बात होता है तो क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? तो जो जिसके रिस्पेक्ट, ये देखो ये पॉइंट जो है ना जहाँ पे इसका मैक्सिमम मिल रहा है, तो मैक्सिमम मिलने का एक ही अर्थ होता है कि इसकी स्लोप है वो 0 मिल जाए, यानी कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा इसका वो 0 होगा। स्लोप का मतलब 0 होने का मतलब क्या होता है? उसकी स्लोप 0 यानी कि एक्स एक्स के समांतर हो। एक्स एक्स के समांतर तभी हो सकता है, यानी कि उसकी स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर तभी होती है जब उसका मैक्सिमम मिल रहा हो, यहाँ पे ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो देखो ये मैक्सिमम भी नहीं था और स्पर्श रेखा ऐसी आई, यानी कि स्लोप 0 नहीं बना रही है ना। तो स्लोप 0 को बनाने का मतलब होता है वो मैक्सिमम या मिनिमम या फिर सैडल पॉइंट। कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जैसे ऐसे निकल रहा है कोई पॉइंट, ऐसे ऐसे यहाँ से, तो ये 0 0 पे देखो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम, तो वो क्या हो रही है? एक्स एक्स के समांतर हो रही है, यानी कि 0 है लेकिन मैक्सिमम मिनिमम नहीं है ना? तो ऐसे भी कई पॉइंट बनते हैं। तो इसका ये रफली मीनिंग था। ओके, तो पॉजिटिव डेफिनेट और इनडेफिनेट ये चीजें तो आपको मैंने बताई भी थी कि पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और नेगेटिव डेफिनेट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है। एक बार और बता देता हूँ, जैसे आप रफली ये चीज देखा करो, इसकी आइगन वैल्यू से ही देख लिया करो। यानी कि अगर आपके पास एक
मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंडेफिनेट है। तो यदि इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू, ऑल आइगन वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ये मान लो n क्रॉस n की है तो इसकी n आइगन वैल्यू होगी। यदि सारी की सारी आइगन वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर ये आइगन वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोलते हैं नेगेटिव डेफिनेट है। यदि इनमें से कोई दो ऐसी आइगन वैल्यू जो डिफरेंट डिफरेंट साइन की है, ओके, क्या डिफरेंट डिफरेंट साइन की है, मतलब एक पॉजिटिव आ चुकी है, एक नेगेटिव आ रही है, एक -1 आ गई, एक -2 आ गई, सॉरी एक +2 आ गई, तो डिफरेंट होगी ना, तब उस केस में हम बोलते हैं ये इनडेफिनेट है। ओके ना, तो ये डेफिनेट, डिफाइनाइट और पॉजिटिव डिफिनाइट और नेगेटिव डिफाइनाइट की कंडीशंस होती है। समझ में आई क्या सबको? यस और नो? आ गई सर। हाँ डेफिनेट चेक कर लोगे ना, कोई मैट्रिक्स है वो डिफिनाइट है, मतलब पॉजिटिव डिफिनाइट है, नेगेटिव डिफिनाइट है। ओके, तो उस केस में आप ये एशियन मैट्रिक्स बनाओगे किसी फंक्शन के लिए, और फिर आप चेक करोगे उस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में कि वो लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है, या फिर सैडल पॉइंट है। तो आपको जस्ट ये चीज चेक करनी है, ठीक है, 3 चीजें, तो उससे आप पता कर पाओगे। तो सैडल पॉइंट निकालना हो किसी पॉइंट के लिए तो क्लियर हो चुका है ना? यस और नो? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। और इसके ऊपर फिर एक थ्योरम आती है, derivation of necessary and sufficient condition for f(x lambda) to have a saddle point at x star lambda star। तो इसकी कुछ कंडीशंस है, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कुछ कंडीशंस है, वो भी देखेंगे। तो उससे पहले एक मैं आपको जो ये आपकी बुक है इसके अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है वो समझा देता हूँ। एग्जाम के अंदर ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये एक्चुअली मैथमेटिकली डेफिनेशन है, ये मान के चलो प्योर मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो वाली है, ठीक है। तो देखिए, आपके एग्जाम में अगर सैडल पॉइंट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ये लिख के आनी है, क्योंकि ये आपकी बुक में यही है। तो देखिए, a function f(x lambda), a function f(x lambda) being an, जहां पे x जो है वो Rn का एलिमेंट है, ठीक है, x being an n component and lambda is a m component, m component vector, ठीक है। तो a function f(x lambda) is called is said to have a saddle point, is said to have a saddle point, यानी कि एक फंक्शन है x लैम्डा का, x जहां पे क्या है n कंपोनेंट है, लैम्डा क्या है m कंपोनेंट है। तो इस f को f कहलाता है, यानी कि इसका एक सैडल पॉइंट है, ऐसा कहलाता है यदि इफ, सॉरी कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट एट x स्टार लैम्डा स्टार, ये हमने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट है पर्टिकुलर, यानी कि x स्टार एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे रख दी वैल्यू, और यहाँ पर भी मान लो 1 1 1 रख दी, तो ये कोई पॉइंट बन गया। तो इस पॉइंट पे वो सैडल पॉइंट, यानी कि f का एक सैडल पॉइंट है एट पॉइंट, ऐसा कहलाता है यदि if there exists epsilon greater than 0 such that for all x in
एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स स्टार and for all lambda in epsilon neighborhood of lambda star, then f x lambda star is less than equal to f x star lambda star is less than equal to f x star lambda। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये वाला होना चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा जो पॉइंट है x स्टार लैम्डा स्टार वो क्या कहलाता है, सैडल पॉइंट कहलाता है। अगर आपको मैं और थोड़ा डिटेल से समझाऊं, इसको लिखना तो इतना आपको, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो कैसे, देखो, कहने का मतलब कोई फंक्शन है जो x लैम्डा से डिफाइन हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर टपल आएंगे, यानी कि ये एक तो ये n टपल आएगा, x1 x2 x3 xn, और लैम्डा का टपल आएगा नहीं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेके लैम्डा m तक। तो एक कोई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक स्मॉल नेबरहुड है, स्मॉल एप्सिलॉन है, कि यदि सारे के सारे x जो x स्टार जो नाम है, एक नया पॉइंट उठाया x स्टार, जिसको x स्टार को ऐसे नाम दे दो, x स्टार 1 x2 स्टार ऐसे, ठीक है, xn स्टार। तो यदि ये x है वो x स्टार के नेबरहुड में आ रहा है, यानी कि जो x है वो इस x स्टार के आसपास ही है ये पॉइंट, और सिमिलरली जितने भी लैम्डा जो लैम्डा स्टार के आसपास है, एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर है, तो क्या होना चाहिए कि f क्या होना चाहिए, f x लैम्डा स्टार, यानी कि f जो है वो x2 जो वेरिएबल है, यानी कि x स्टार के नेबरहुड में जितने पॉइंट है, वो अगर जो लैम्डा स्टार जो पॉइंट लिए यहाँ रखेंगे और ये जो वैल्यू एवल्यूट करेंगे, ये लेस देन होनी चाहिए f x स्टार और लैम्डा स्टार। ये कोई पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, ये इससे छोटा होना चाहिए। और f अगर x स्टार के साथ लैम्डा की, यानी कि लैम्डा स्टार के नेबरहुड में जितने पॉइंट है उनका यदि x स्टार के साथ कोई वैल्यू एवल्यूट किया जाए तो ये इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो x स्टार लैम्डा स्टार के ऊपर सैडल पॉइंट रख रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ करके इसका मीनिंग होता है। ग्राफिकली हम समझ नहीं सकते इसको, नहीं तो मैं आपको समझा देता, बिकॉज यहाँ पे ये ज्यादा वेरिएबल है ना, तो इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। R2 की बात नहीं कर रहा है ये ज्यादा, R2 की अगर मैं आपको समझाऊं तो R2 में चलो समझाता हूँ। अगर हमारा फंक्शन ऐसे R2 से R में, यानी कि जो x और लैम्डा है, ये x सिंगल वैल्यूड है, यानी कि x बिलोंग टू R और लैम्डा इज आल्सो बिलोंग टू R, ऐसा है। एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट है x स्टार और लैम्डा स्टार, या फिर आप इसको अल्फा बीटा ले लो नाम, अल्फा बीटा, तो ये इसका सैडल पॉइंट कहलाता है। यदि इसके नेबरहुड में जितने भी x आ रहे हैं, अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, और जो बीटा के नेबरहुड में जितने भी लैम्डा आ रहे हैं, ठीक है, तो f x बीटा इज लेस देन होना चाहिए f अल्फा बीटा इज लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए f अल्फा, ठीक है। तो ये तो एवल्यूट करनी है, वैल्यूज एवल्यूट करनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं हमारा जो पॉइंट है x अल्फा बीटा या फिर x स्टार लैम्डा स्टार वो सैडल पॉइंट, ओके ना। तो जैसे इसमें भी ये 3D में ड्रॉ होगा, तो 3D में भी हम इसको ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे इसको एक पॉइंट है यहाँ पे अल्फा बीटा, और ये वाला एक्सेस हो गया, ये वाला एक्सेस हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर मान के चलो ऐसा कुछ शेप बन रही है,
नहीं ड्रॉ कर सकता मैं, रुको ठीक है। तो एक पीडीएफ है उससे देखते हैं समझ में आ जाए तो। ये इसमें भी नहीं है, चलो ठीक है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत इसको। वैसे इसका ये डेफिनेशन आप याद रखना ठीक है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, हाँ ये देखो इसके अंदर, ये देखो ऐसा होता है कि इस पॉइंट पे अगर थोड़ा सा हम इस साइड आए, इस साइड आए ना, इस साइड, तब तो ये नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे जाए तो ये हमें ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। अगर देखो, क्योंकि इसको एक्स एक्स मान लीजिए और इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, और अब ओरिजेंटल मान लीजिए जेड एक्सिस। तो देखो जब एक्स एक्स के अनुदिश आ रहे हैं, ये देखो एक्स एक्स के इस साइड, ऐसे इस साइड आ रहे हैं, तब तो हमें नीचे जाना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा है ठीक है। अगर इस साइड से भी अगर ऊपर जा रहे होते ना, जैसे यहाँ पे हो रहा था, ये पीक बन रही थी मतलब नीचे की साइड, तो लोकल मिनिमम बोलते हैं। यानी कि जैसे कुआ टाइप में हो, कुआ टाइप में हो तब तो हम लोकल मिनिमम बोलते हैं। लेकिन ये जब टीले की तरह है, मतलब अगर वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक्स डायरेक्शन में हमें नीचे जाना पड़ रहा है। ऊपर ही जा रहे होते हैं ना तब तो लोकल मिनिमम हो जाता, लेकिन नीचे जा रहे हैं तो इसलिए ये सैडल पॉइंट है। इस केस में हम नीचे जा रहे हैं, इस केस में हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए ये है। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा ये होता है कुछ। ओके, तो ये था सैडल पॉइंट। इसके ऊपर थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक सर यू। हाँ सर सर ये कॉन्वेक्स फंक्शन हमारे सिलेबस में है क्या? सैडल पॉइंट नहीं सर, कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन है ना। ये आपके देखो, ये जितनी भी चीजें पढ़ाई ना मैं, ये सारी इसमें यूज होती हैं, जो आपके अभी थ्योरम आएगी। क्रोन क्रोन कौन सी है वो है, कुछ थ्योरम्स है उनके अंदर ये यूज होता है। मतलब कोई भी कॉन्वेक्स फंक्शन है ना, तो उसके ऊपर आप मिनिमा और मैक्सिमा है ना, सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है। यदि आपको कॉन्वेक्स फंक्शन दे रखा है, उसके ऊपर एक कंडीशन चेक करनी है, अगर वो है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि उसका मिनिमम एग्जिस्ट करता है या फिर उसका मिनिमम है। सर तो ये फर्स्ट यूनिट में थोड़ी ना है। देखो मैंने तो आपका सिलेबस देखा था, उसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी यूनिट में है, मैंने सर देख। वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में दे तो रखा है, लेकिन ये सेमेस्टर 2 में है और वो हमारे तो चलते नहीं, सेमेस्टर ऐसा है क्या? फर्स्ट 2। मैंने तो हाँ वो सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया था ये आपको। थर्ड में नहीं है क्या? क्या थर्ड में? क्या, एक सेकंड में देख रहा हूँ। सर पिछले साल में तो थर्ड में पढ़ाया हुआ है। अच्छा थर्ड में पढ़ाया था क्या? एक सेकंड में आपको, हाँ देखो, आपकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस खोला ना, इसके अंदर पेपर 5 है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर ऊपर फर्स्ट यूनिट के अंदर दे रखा है कॉन्वेक्स फंक्शन, और थर्ड यूनिट में ये कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स सेपरेबल प्रोग्रामिंग दे रखी है थर्ड यूनिट में। एक्चुअली ये छोटा टॉपिक है, आपके जनरल नॉलेज में होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, इससे ऐसा होता है। लेकिन इसका यूज आप सही बोल रहे हो, थर्ड यूनिट में होगा। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सैडल पॉइंट और कौन ट्रैकर ट्रैकर थ्योरम आएगी, उसके अंदर इसका यूज होगा, इसका कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। हाँ सर ये थर्ड में दिया हुआ है। हाँ तो आप इसको सर मतलब फिर से इसको करें नहीं ना फर्स्ट यूनिट में तो। नहीं कर लो, मतलब आपको आना चाहिए ना, सीधी सी बात ये है। अब वो थर्ड में हो चाहे फर्स्ट में हो, आपको आना चाहिए ये वाला, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, थर्ड यूनिट अभी चल रही है, तो इसमें नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब डेफिनेशन देख ली हमने, और इसमें जो सैडल पॉइंट है इसकी डेफिनेशन देख ली, और इसके ऊपर एक थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सैडल पॉइंट, ये वाली करनी है, इसमें इंपॉर्टेंट है। और फिर आएगी एक कॉन ट्रैकर थ्योरम, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्वेक्स सेपरेबल प्रोग्रामिंग, इसका तो इसमें एक चैप्टर ही पूरा। तो ये चीजें करेंगे ना, तो फिर ये हमारी यूनिट थर्ड हो जाएगी। और फिर फोर्थ में भी यही चलेगा, कौन ट्रैकर कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग और वोल्फ मेथड है, और बील्स मेथड, ये सब बस अब नॉन लीनियर के ऊपर चलने वाला है। तो लगेगा थोड़ा टाइम, महीना भर, तो इसमें हो जाएगा, कर देंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके ठीक है।